जय हिंद दोस्तों, मैं रामेश्वर डावर सागर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आपके लिए आज हिंदी वर्णमाला का एक टॉपिक लेके आया हूं जो कि कंपटीशन एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं हिंदी वर्णमाला। ठीक है, हिंदी वर्णमाला को हम जनरली 3 भागों में वर्गीकृत करके पढ़ते हैं। पहला है स्वर, दूसरा व्यंजन और तीसरा होता है अयोगवाह। ठीक है, मैं स्वर की बात करूं तो स्वर हमारे पास होते हैं 11। जनरली हम स्कूल टाइम में जब हम पढ़े थे वर्णमाला तो वहाँ पर स्वरों की संख्या हमें 13 देखने को मिलती थी। कितने? 13। लेकिन हम कंपटीशन एग्ज़ाम की दृष्टि से हम इसे 11 स्वर कहेंगे। कितने कहेंगे? 11 स्वर कहेंगे। ठीक है, स्वरों की संख्या कितनी हो गई? 11। उसके बाद मैं बात करूं व्यंजन, तो व्यंजन होते कितने हैं? तो व्यंजन जनरली 39 होते हैं। कितने होते हैं? 39। ठीक है, जिसको 5 भागों में हम वर्गीकृत करके पढ़ेंगे। इसके बाद बारी आती है अयोगवाह। अयोगवाह को हम इनकी जो संख्या होती है ये 2 होती है। कितनी होती है? 2 होती है। एक होता है अम और दूसरा होता है अह। ठीक है, तो स्वरों में देखो, स्वर में 11 कौन कौन से? अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है, कितने होते हैं? 11 स्वर होते हैं। व्यंजन की अगर मैं बात करूं तो व्यंजन को हमने 5 भागों में वर्गीकृत किया। कितने भागों में? 5 भागों में। 5 में से सबसे पहला होता है स्पर्श व्यंजन। ठीक है, स्पर्श व्यंजन हमने इसे क्यों कहा? तो जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो मुख गुहा के किसी न किसी अंग को स्पर्श करते हुए उच्चारित होते हैं, इसलिए हमने इसे कहा है स्पर्श व्यंजन। ठीक है, स्पर्श व्यंजनों की जो संख्या होती है ये 25 होती है। कितनी होती है? 25 होती है। ठीक है, नाम हमने क्या दिया? स्पर्श व्यंजन। किसी न किसी अंग को स्पर्श करते हुए उच्चारित होते हैं, इसलिए हमने इसे कहा स्पर्श व्यंजन। इसके बाद हम बात करते हैं ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। इनकी संख्या होती है 4। कितनी होती है? 4। ठीक है, उसके बाद बारी आती है अंतस्थ व्यंजन। इनकी संख्या होती है 4। संयुक्त व्यंजन। उसके बाद बारी आती है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन जो 2 व्यंजन आपस में जुड़े होते हैं, इसलिए इन्हें कहा जाता है संयुक्त व्यंजन। नाम से ही स्पष्ट है, संयुक्त व्यंजन। इनकी संख्या 4 होती है। इनके बारे में हम आगे और विस्तृत अध्ययन करेंगे। अगला आता है द्विगुण व्यंजन। इनकी संख्या होती है 2 होती है। कितनी होती है? 2 होती है। ठीक है, उसके बाद अयोगवाह हमने देख लिया, 2 होते हैं। अगर हमें स्वर की डेफिनेशन देनी होगी, परिभाषा अगर हमें बताना होगा, तो हम कैसे देंगे? वे वर्ण जिनका उच्चारण हम स्वतंत्र रूप से करते हैं। कैसे करते हैं? स्वतंत्र रूप से करते हैं। ठीक है, स्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। व्यंजन की हम परिभाषा देंगे। व्यंजन वे वर्ण होते हैं जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। किसकी सहायता से बोले जाते हैं? स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, अयोगवाह की हम परिभाषा देंगे, तो अयोगवाह की परिभाषा हम कैसे देंगे? अयोगवाह न तो स्वर है न व्यंजन है। अयोगवाह न तो स्वर है न व्यंजन है। अयोगवाह स्वर और व्यंजन के योग से बना होता है। किसके योग से बना होता है? स्वर और व्यंजन के योग से किसका निर्माण होता है? अयोगवाह का। ठीक है, अब मैं बात करूं अयोगवाह की। छोटा सा टॉपिक है। अयोगवाह की अगर मैं बात करूं तो अयोगवाह की संख्या हमने बताई 2। कितनी बताई? 2। ठीक है, कौन कौन से? एक होता है अम और दूसरा होता है अयोगवाह। अब कैसे, हमने क्यों नाम दिया अयोगवाह? ठीक है, और हमने परिभाषा भी देखी, स्वर व्यंजन के योग से बना अयोगवाह। तो कैसे? देखो, अ से स्टार्ट होता है, मतलब अ एक क्या है? स्वर है, और म पर जाके ये खत्म हो जाता है, तो इसे कहा जाता है अम। ठीक है, किस रूप में प्रयोग में आता है? ये अ और म के रूप में। ठीक है, हम इसका जब विच्छेद करेंगे तो ये अम कहलाएगा। ठीक है, इसको हम बोलेंगे अ के साथ कौन मिला हुआ है? यहाँ पर ह मिला हुआ है। ठीक है, और इसे हम बोलेंगे अह। इनकी संख्या कितनी होती है? 2 होती है। अ वास्तविक रूप में क्या है? एक स्वर है, और म क्या है? व्यंजन है। तो हमने जो डेफिनेशन दी थी, कौन सी? कि
अयोगवाह वे वर्ण होते हैं जो स्वर और व्यंजन से मिलकर बना होता है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास स्वर और ये हो गया हमारे पास व्यंजन। ठीक है, संख्या कितनी? 2। हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह कितने होते हैं? ठीक है, प्रश्न पूछ लेता है हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह की संख्या कितनी होती है? तो ये होते हैं 2, अम और अह। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। स्वर, व्यंजन। ठीक है, तो हमारा लगभग डेफिनेशन कंप्लीट हो गया, हमने इसके बारे में देख लिया, इनकी संख्या देख ली। तो हम अभी स्टार्ट करते हैं स्वर के बारे में। क्लियर है? चलिए, तो स्वर को देखो, स्वर को मुख्य रूप से हम जो है 5 भागों में वर्गीकृत करके पढ़ेंगे। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, तो स्वर का अब हम पढ़ेंगे स्वरों का वर्गीकरण। क्या पढ़ेंगे? स्वरों का वर्गीकरण। ठीक है, क्या बोलेंगे हम इसे? स्वरों का वर्गीकरण। ठीक है, स्वरों के वर्गीकरण में सबसे पहला भाग अगर हम देखें तो उसे कहा जाता है उत्पत्ति के आधार पर। किसके आधार पर वर्गीकरण करेंगे हम? उत्पत्ति के आधार पर हम इसको बांटेंगे। ठीक है, तो देखो, उत्पत्ति के आधार पर स्वरों को हम जनरली 2 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में? 2 भागों में। कौन कौन से हैं? तो देखो, पहले नंबर पर आता है मूल स्वर। कौन सा स्वर आता है? मूल स्वर। कौन सा स्वर? मूल स्वर। ठीक है, मूल स्वर के बाद बारी आती है संधि स्वर। कौन सा स्वर? संधि स्वर। ठीक है, कौन सा स्वर हम बोलेंगे? हम इसे संधि स्वर कहेंगे। क्या कहेंगे? संधि स्वर। ठीक है, तो मूल स्वर के अंतर्गत कौन कौन आता है? देखो, मूल स्वर के अंतर्गत हमारे पास आता है अ। कौन आता है? अ। अ कैसा स्वर है? मूल स्वर है। अ के बाद आता है ई। कौन आता है? ई। ई के बाद आता है ऊ, और ऊ के बाद बारी आती है री। इसे पढ़ा जाता है री। ठीक है, मूल स्वरों की संख्या कितनी? 4। हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से? अ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि री। इसे कहा जाता है री। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। संधि स्वर की हम बात करें तो इन 4 को छोड़कर शेष स्वर जो होते हैं उन्हें कहा जाता है संधि स्वर। ठीक है, अब संधि स्वर कौन कौन से होते हैं? अ हो गया, तो यहाँ पर बचा कौन? आ। ई हो गई, बचा कौन? बड़ी ई। ठीक है, उसके बाद आता है ऊ। ठीक है, उसके बाद बारी आती है ए के बाद बारी आती है ऐ के बाद ओ के बाद आती है बारी औ की। ठीक है, इन दोनों के उच्चारण में अंतर होता है। इसे कहा जाता है नॉर्मल तरीके से ए, और इसे कहा जाता है ऐ। इसे कहते हैं ओ और इसे कहते हैं औ। ठीक है, ध्यान रखना है इन चीज़ को। ठीक है, संधि स्वर को हम दीर्घ स्वर भी कहेंगे। क्या कहेंगे? दीर्घ स्वर भी कह सकते हैं। ठीक है, और इसे हम गुरु स्वर भी कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? गुरु स्वर भी कह सकते हैं। मूल स्वर को हम बोल सकते हैं ह्रस्व स्वर। कौन सा स्वर? ह्रस्व स्वर। या फिर इसी का एक और नाम होता है लघु स्वर, जिसका और अपन आगे अध्ययन करेंगे। ठीक है, लघु स्वर, ह्रस्व स्वर या मूल स्वर इन्हें कहा जाता है। संधि स्वर का अन्य नाम दीर्घ स्वर या गुरु स्वर। गुरु मतलब होता है बड़ा, लघु का मतलब होता है छोटा। क्लियर है? गुरु का मतलब बड़ा, लघु का मतलब छोटा। क्लियर है? अब देखो, संधि स्वरों को हम पुनः 2 भागों में वर्गीकृत करेंगे। ठीक है, देखो, हिंदी में जो है, हिंदी में बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो है ये क्लियर कैसे होते हैं? हिंदी में सबसे ज़्यादा या तो प्रकार आते हैं और दूसरी उसकी डेफिनेशन। इसमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, ध्यान रखना। ठीक है, तो देखो, हम यहाँ पर इन 3 स्वरों को अलग करेंगे और इन 4 स्वरों को अलग करेंगे। ठीक है, संधि स्वर को मुख्य रूप से हम 2 भागों में वर्गीकृत करके अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से? तो देखो, संधि स्वर को हम 2 भागों में बांट देते हैं। ठीक है, कौन कौन सा? एक होती है सजातीय।
कैसे होती है, सजाती स्वर, और दूसरा होता है विजाती स्वर। कैसा, विजाती स्वर, ठीक है, विजाती स्वर। सजाती स्वर के अंतर्गत कौन कौन आता है, तो सजाती स्वर के अंतर्गत आता है हमारे आ। कौन आ जाता है, आ के बाद बारी आती है बड़ी ई और बड़ा ऊ, ठीक है, ये कहलाते हैं सजाती स्वर। कैसे, सजाती स्वर, ठीक है। इधर बारी आती है विजाती स्वर में। विजाती स्वर में ए आता है, ऐ आता है, ओ आता है, और ओ के बाद बारी आती है औ। किसकी बारी आती है, औ की। ये कैसे स्वर कहलाते हैं, विजाती स्वर कहलाते हैं, और ये सजाती स्वर कहलाते हैं, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक, ठीक है। तो ये जो है ये सजाती और ये विजाती स्वर, क्लियर है। मैं इसको मिटाता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक है। तो देखो इसे हमने सजाती क्यों कहा और इसे हमने विजाती क्यों कहा, इसका रीज़न क्या है भाई। देखो इनको देखने पर तो नहीं लग रहा कि ये सजाती है, पर बने के सही है। देखो मैं बताता हूँ, ठीक है। आ स्वर जो है, मैं इसकी बात करूँ तो आ स्वर कहीं ना कहीं अ के साथ अ का मिश्रण हमने करा, तब जाके किसका निर्माण हुआ, आ का निर्माण हुआ। जब हम संधि पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये चीज़ें, ये जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत काम में आने वाला है, ठीक है। जब वर्ण विच्छेद करेंगे तो ऐसी स्थिति में इसका बहुत यूज होने वाला है, ठीक है। तो ये आ कैसे बना, अ के साथ अ मिला दिया तो आ बन गया होगा, या तो फिर अ के साथ हमने मिला दिया होगा आ, तो ऐसी स्थिति में भी ये क्या बनेगा, ऐसे ही बनेगा। या तो फिर अ के साथ आ के साथ हमने अ को मिला दिया तो भी ये बन सकता है आ, या तो फिर हम इसे बोलेंगे आ के साथ आ मिला दिया तो किसका निर्माण हुआ, आ का। हस्व स्वर, हस्व के साथ हस्व जोड़ दिया तो दीर्घ बन गया, हस्व के साथ दीर्घ जोड़ दिया तो दीर्घ बन गया, दीर्घ के साथ हस्व तो दीर्घ, और दीर्घ के साथ दीर्घ तो दीर्घ बन गया। इस प्रकार से ये बनता है। देखो समान जाति स्वरों से मिलकर बना है, इसलिए हमने इसे क्या कहा, सजाती कहा। क्लियर है, ठीक है। इसी प्रकार से हम छोटी ई को बना सकते हैं। तो ई को हम कैसा बनाएंगे, देखो छोटी ई के साथ हमने किसको मिला दिया, छोटी ई को, क्या बन गया, बड़ी ई। छोटी ई के साथ एक बार हमने बड़ी ई को मिला दिया, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, ये बड़ी ई बनेगी। क्या बनेगी, बड़ी। एक बार हम बड़ी ई के साथ छोटी ई को मिला देंगे तो भी ई बनेगी, बड़ी ई, ठीक है। उसके बाद दोनों कैसे आ जाएंगे, दीर्घ या बड़े आ जाएंगे, ठीक है। एक मिनट, ठीक है। ये इस प्रकार से बड़ी ई का निर्माण। तो इसे भी हम क्या बोलेंगे, सजाती स्वर कहेंगे। क्या कहेंगे, सजाती स्वर कहेंगे। उसके बाद बारी आती है विजाती स्वर। हम बड़ा ऊ को भी ऐसे के ऐसे बना सकते हैं, क्लियर है, ठीक है। अब हम बात करते हैं विजाती स्वर की। तो हमने इसे विजाती स्वर क्यों कहा, ठीक है। तो देखो हमने इसे विजाती स्वर क्यों कहा, ठीक है। तो देखो हम यहाँ से लेते हैं ए को, किसको लेते हैं, ए को, ठीक है। यहाँ पर हमने देखो सजाती स्वर के अंतर्गत संधि जब हम पढ़ेंगे तो संधि स्वर के कौन से किसका उदाहरण बनेगा, ये दीर्घ संधि का, दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण बनेगा। ये आ की मात्रा, जिस शब्द के बीच में आ मिल जाए, बड़ी ई मिल जाए या बड़ा ऊ मिल जाता है तो कौन सी संधि बनती है, दीर्घ संधि बनती है। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा स्वर, और यहाँ पर भी ये कैसे स्वर है, बड़े स्वर है। हम बात करते हैं ए की, ठीक है। तो ए जो बनता है, ए जो बनता है ये कैसे बनता है, किन किन स्वरों से मिलकर बना होता है, ठीक है। हमने कहा संधि स्वर, संधि स्वर के अंतर्गत विजाती, विजाती में देखते हैं ए बना कैसे, ठीक है। या तो अ या आ के साथ कौन आया होगा, छोटी ई या बड़ी ई आई होगी, तब जाके किसका निर्माण होता है, ए का निर्माण होता है, ठीक है। इसके बाद में अगर बात करूँ ओ की बात करूँ तो ओ कैसे बनता है, या तो अ या तो आ, इसके साथ कौन आया होगा, छोटा ऊ या बड़ा ऊ आता है, तो किसका निर्माण होता है, यहाँ पर ओ की मात्रा का निर्माण होता है। और ये दो जो है ये किस संधि के उदाहरण बन जाएंगे, तो ये गुण स्वर संधि के उदाहरण बन जाएंगे, ठीक है। जिस शब्द में के बीच में
या जिस शब्द पर ए की मात्रा लगी होती है उस शब्द को हम क्या बोलते हैं, गुण स्वर संधि बोलते हैं, ठीक है। लेकिन वो शब्द सार्थक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, सार्थक होना चाहिए। अब सार्थक का अर्थ होता है जिसको जोड़ने पर भी किसी प्रकार का वो अर्थ देता हो, या उसका खंड करने पर भी, या उसका विच्छेद करने पर भी वो कहीं ना कहीं सार्थक अर्थ देता हो, उसे हम कहते हैं संधि। ऐसे शब्द की संधि होती है। फिलहाल हम देख रहे हैं वर्णमाला, तो हम वर्णों की ही बात करेंगे। वर्ण के अंतर्गत हम किसको देख रहे हैं, स्वरों को, ठीक है। ए कैसे बना, ओ कैसे बना, ये हमने यहाँ पर देखा। और ये किस संधि के उदाहरण बनते हैं, ये गुण स्वर संधि के उदाहरण बनते हैं। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। मैं लेता हूँ ऐ, क्या लेता हूँ, ऐ, ठीक है। तो ऐ जो है ये कैसे बनता है, देखो, या अ या आ के साथ कौन आया होगा, ए आया होगा, या ऐ आया होगा, तब जाके कौन बनता है, ऐ बनता है। कौन बनता है, ऐ बनता है, ठीक है। इसके बाद बारी आती है औ की। किसकी, औ की। अ या आ के बाद या तो ओ आया होगा, या फिर कौन आया होगा, औ आया होगा। कौन आया होगा, औ आया होगा। ऐसी स्थिति में कौन बनता है, औ बनता है, ठीक है। और ये जो है ऐ और औ जो है ये वृद्धि संधि के उदाहरण हैं। किसके हैं, वृद्धि संधि। देखो वृद्धि हो रही है, ठीक है, क्या हो रही है, इसमें वृद्धि हो रही है। ये ए से ऐ हो गया और ये ओ से औ हो गया। क्लियर है। तो ये जो दो है ये किसके उदाहरण आ जाएंगे, वृद्धि स्वर संधि के उदाहरण हो जाएंगे, ठीक है। स्वरों का वर्गीकरण देखा हमने। स्वरों के वर्गीकरण में सबसे पहला हमने देखा उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर स्वरों को दो भागों में बांटा। कौन सा, मूल स्वर, और दूसरा होता है संधि स्वर। मूल स्वर 4 होते हैं, संधि स्वर कितने होते हैं, संधि स्वर जनरली कितने होते हैं, इन 4 को छोड़ दो, मतलब 7 होते हैं, ठीक है। तो 7 स्वरों को हमने फिर से पुनः दो भागों में तोड़ा। एक होता है सजाती स्वर, दूसरा होता है विजाती स्वर। सजाती स्वर के अंतर्गत कौन आता है, तो सजाती स्वर के अंतर्गत जो समान जाति से मिलकर बने होते हैं सजाती स्वर कहलाते हैं। जैसे कि आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ सजाती स्वर हो जाता है। विजाती स्वर के अंतर्गत हमने देखा कि विजाती स्वर जो विभिन्न मतलब अलग अलग जाति या अलग अलग प्रकार की स्वरों से मिलकर बना होता है, इसलिए हमने इसे कहा विजाती स्वर। जैसे कि ये जो 4 स्वर आते हैं ये किस में आते हैं, विजाती स्वर के अंतर्गत आते हैं। क्लियर है, यहाँ तक हमारा कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और अगला प्रकार देखते हैं स्वरों का, ठीक है। तो अगला जो प्रकार है इस प्रकार को हम बोलेंगे उच्चारण काल के आधार पर। किसके आधार पर देखेंगे हम, उच्चारण काल के आधार पर, ठीक है। दूसरा प्रकार लिखता हूं मैं, उच्चारण काल के आधार पर। क्लियर है, ठीक है। तो देखो उच्चारण काल के आधार पर हमने स्वरों को पुनः 3 भागों में वर्गीकृत करेंगे। कितने भागों में बांटेंगे, 3 भागों में वर्गीकृत कर देंगे, ठीक है। तो देखो कौन कौन से 3 भाग, तो इसमें पहला आता है ह्रस्व स्वर। कौन सा आता है, ह्रस्व स्वर। दूसरा आता है दीर्घ स्वर। कौन सा आता है, दीर्घ स्वर, ठीक है। देखो स्वर जो है बार बार रिपीट होंगे। आप ये मत सोचना कि सर ने अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर। हम उच्चारण उस समय क्या देखा था हमने, उत्पत्ति के आधार पे, उसका उत्पत्ति, उसका स्रोत, उसका इतिहास क्या था, उस चीज़ के बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है। लेकिन अब हम किसके आधार पर देख रहे हैं, उच्चारण मुख गुहा के कौन से भाग पर से उच्चारित होता है और उच्चारण करने का जो समय काल होता है उस काल के बारे में हम पढ़ेंगे, इसके बारे में, ठीक है। और तीसरा स्वर जो होता है उस स्वर को कहा जाता है प्लूत स्वर। कौन सा स्वर, प्लूत स्वर कहा जाता है। कौन सा स्वर, प्लूत स्वर। अब नई चीज़ देखने को मिली। अब प्लूत स्वर होता क्या है, ठीक है, ये नई चीज़ सीखने को मिलेगी।
ठीक है। तो प्लूत स्वर के अंतर्गत हम देखेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं ह्रस्व स्वर। मतलब मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि ह्रस्व स्वर मतलब मूल स्वर अ के बाद छोटी ई, ऊ और आती है बारी री की। दीर्घ स्वर में कौन आ जाएगा? जो बड़े स्वर है, ठीक है। कौन कौन से बड़े स्वर? जैसे कि आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ आदि स्वर, ठीक है। और प्लूत स्वर के बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। देखो सबसे पहले हम देखते हैं ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर की हम परिभाषा कैसे देंगे? देखो फिर परिभाषा निकल कर आई यहाँ से, ठीक है। ह्रस्व स्वर की हम परिभाषा कैसे देंगे कि ये वे स्वर होते हैं जिनको उच्चारण करने में सामान्य समय की आवश्यकता होती है, ठीक है। सामान्य समय, ठीक है। कैसा समय लगता है? सामान्य, नॉर्मल तरीके से, जैसे हम बोलते हैं अ, ई, उ, री, ठीक है। इसी प्रकार का कोई प्रकार की ज़बरदस्ती नहीं है, किसी प्रकार का इसमें ना दबाव पड़ रहा है, ना घर्षण उत्पन्न हो रहा वगैरह वगैरह, ठीक है। तो हम इसे क्या बोल देंगे? ह्रस्व स्वर, ठीक है। दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर जैसे हम बोलेंगे, यहाँ पर बोलेंगे हम अ और यहाँ पर बोलेंगे हम आ, यहाँ पर हम बोलेंगे ई और यहाँ पर ई, ठीक है। यहाँ पर ऊ और यहाँ पर ऊ, थोड़ा सा खींच के बोलना पड़ता है, ठीक है। तो ये कैसा बन जाता है? दीर्घ बन जाता है। तो हम इसकी परिभाषा इसके अकॉर्डिंग कैसे देंगे कि ये वे स्वर होते हैं जो ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लेता है। कैसा समय लेता है? ह्रस्व स्वर से दुगुना या डबल समय लेता है। इसे हम बोलते हैं दीर्घ स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? दीर्घ समय, ठीक है। तो हम इसकी परिभाषा देंगे, ये वे स्वर होते हैं जो ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लेते हैं, उसे हम बोलते हैं दीर्घ स्वर। क्या कहेंगे? दीर्घ स्वर। अब बात आती है प्लूत स्वर की, ठीक है। तो प्लूत स्वर क्या होता है? तो प्लूत स्वर, इसकी हम परिभाषा देंगे, प्लूत स्वर वे स्वर होते हैं जो ह्रस्व स्वर से 3 गुने से अधिक समय लेता है। समझना फिर से, प्लूत स्वर वे स्वर होते हैं जो ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय अधिक लेता है। 3 गुना समय अधिक लेता है, प्लूत स्वर कहलाते हैं, ठीक है। ये प्लूत स्वर जो है ये उच्चारण के आधार पर प्रयोग में लाए जाते हैं। किसके आधार पर? उच्चारण के आधार पर। अब उच्चारण काल के आधार पर कैसे? तो देखो, जैसे हम किसी मंत्र का उच्चारण करते हैं, तो मंत्र का उच्चारण करते हैं, जैसे हम ओम नमः शिवाय बोलते हैं, तो ओम को हम थोड़ा सा लंबा खींचते हैं, ठीक है। ओ और म के बीच का जो गैप होता है और उसके बीच के जो स्वर होता है, उस स्वर को हम लंबा खींचते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर जो स्वर प्रयोग में आता है उसी स्वर को कहा जाता है प्लूत स्वर, ठीक है। या तो फिर मैं कह सकता हूँ किसी दूर खड़े व्यक्ति को पुकारने के लिए, ठीक है, या संबोधन करने के लिए, संबोधित करने के लिए हम जो स्वर का प्रयोग करते हैं उसी स्वर को कहा जाता है प्लूत स्वर, ठीक है। समझ में आई बात? एक और उदाहरण, जैसे मुर्गा सुबह सुबह जब चिल्लाता है तो जैसे वो बोलता है कुकड़ुकू, तो उसमें जो ऊ की मात्रा होती है उसको लंबा खींचता है, ठीक है। तो उसी स्वर को हम क्या बोलेंगे? प्लूत स्वर। उदाहरण के लिए मैं अगर यहाँ पर बताऊं, जैसे मैंने किसी राम को मुझे दूर खड़ा है राम और उसको बुलाना है, तो मैं क्या बोलूँगा? राम, ठीक है। तो मैंने कहा रा, और इसके बाद जो इस प्रकार का जो चिन्ह बनता है और यहाँ पर निकल के कौन आता है? माँ, ठीक है। तो इनके बीच का ये जो गैप होता है, इसी गैप को कहा जाता है प्लूत स्वर, और यहाँ पर स्वर को खींचा जाता है। और ये जो इस प्रकार की आकृति जो होती है, इसी आकृति को कहा जाता है वर्तुल। क्या कहा जाता है? वर्तुल कहा जाता है, ठीक है। उच्चारण काल के आधार पर मैंने स्वरों को कितने भागों में बांटा? 3 भागों में, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लूत स्वर, ठीक है। ह्रस्व स्वर में 4 स्वर आते हैं, दीर्घ स्वर में 6 स्वर आ जाते हैं। प्लूत स्वर कोई होता नहीं है, बस इन 11 से मिलकर ही, इन 11 में से कोई सा एक स्वर होता है जिसे हम लंबा खींचते हैं। क्लियर है? ठीक है। आगे बात करते हैं हम तीसरा प्रकार इसका, ठीक है। इसको मिटा देता हूं। अब अगला प्रकार हम देखेंगे जीभ के प्रयोग के आधार पर। किसके आधार पर देखेंगे हम?
जीभ के प्रयोग के आधार पर, ठीक है, कौन से नंबर का, तीसरे नंबर का, ठीक है। तो देखो जीभ के प्रयोग के आधार पर, ठीक है, जीभ मतलब हमारी जिह्वा, ठीक है। जीभ के प्रयोग के आधार पर हम इसे पुनः 3 भागों में तोड़ेंगे। कितने भागों में, 3 भागों में। थोड़ा सा एक छोटा सा डायग्राम बनाऊंगा, उस डायग्राम से बढ़िया तरीके से समझ में आएगा, जो कि लंबे समय तक आपको याद रहेगा, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। इस प्रकार का डायग्राम आप लोगों ने रीजनिंग में भी देखा होगा, ठीक है। तो देखो इस डायग्राम में हम ये कोने में लिखेंगे ई और यहाँ पर हम लिखेंगे ई, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे ऊ और यहाँ पर हम लिखेंगे ऊ, यहाँ पर हम लिखेंगे ए और यहाँ पर हम लिखेंगे आई, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे हम ओ, क्या लिखेंगे, ओ, और यहाँ पर हम लिख देंगे औ, ठीक है, क्या लिखेंगे, औ, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा हमारा अ, कौन आ जाएगा, अ, यहाँ पर आ जाएगा आ, और यहाँ पर आ जाता है हमारा री, कौन आ जाता है, री। क्लियर है। अब देखो हमने इस प्रकार से बांट दिया, जीभ के प्रयोग के आधार पर 3 भागों में बांटा है। क्लियर है। अब देखो मैं थोड़ा सा डायग्राम बनाऊंगा यहाँ पर। ये मान लो हमारी जिह्वा है, जबान है, या जीभ जिसको बोलते हैं, ठीक है। इसको मैं 3 भागों में वर्गीकृत करूँ तो ऐसे बांट दूँ इसको, ठीक है। तो हम इसे हम बोलेंगे अग्र स्वर। जिह्वा का कौन सा भाग है, आगे का भाग है, इसलिए हम इसको क्या बोल देंगे, अग्र स्वर। क्लियर है। इसको हम बोल देंगे मध्य स्वर, कौन सा, मध्य स्वर, और इसको हम बोल देंगे पश्च स्वर। क्या बोल देंगे, पश्च स्वर बोल देंगे, ठीक है। क्लियर है। अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर 3 भागों में हमने बांटा। कितने भागों में बांटा, 3 भागों में। तो मैं यहाँ पर लिख दूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अग्र स्वर। क्या लिख देता हूँ, अग्र स्वर, ठीक है। तो देखो ये हो जाएगा हमारा अग्र स्वर, ठीक है। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं अग्र। ये हो जाएगा मध्य स्वर, कौन सा हो जाएगा, मध्य स्वर हो जाएगा। और ये हो जाएगा हमारा पश्च स्वर, ठीक है, पश्च स्वर, ठीक है। ये हो गया। अब देखो मैं इसी डायग्राम को अगर इस प्रकार से बना दूँ तो ये एक जिह्वा का काम कर रहा है, ठीक है। तो देखो जिन स्वरों का उच्चारण करने में जिह्वा का आगे का भाग कार्य करता है, या फिर जिन जिह्वा के आगे से उच्चारित, आगे वाले भाग से उच्चारित होने वाले स्वर अग्र स्वर कहलाते हैं। जैसे कि ये छोटी ई, बड़ी ए, आई और री। तो जबान हमारी जो है आगे से हल्की सी मूवमेंट करती है, ठीक है, इसलिए हमने इनको क्या बोल दिया, अग्र स्वर। मध्य स्वर की अगर मैं बात करूं तो जैसे मैं मध्य स्वर का उच्चारण करूं अ, तो हमारा मुख की गुहा खुल जाती है और जिह्वा जो हमारी हल्की सी ऊपर उठती है, अ, ठीक है। तो हम इसे बोलेंगे अ, किसके अंतर्गत रखेंगे, मध्य स्वर के अंतर्गत। उसके बाद बारी आती है उ, ओ, औ और आ। तो आ का उच्चारण हम करते तो मुख गुहा पूरी खुल जाती है। कैसी खुल जाती है, मुख गुहा पूरी खुल जाती है, ठीक है। और ये कौन से भाग से कार्य करता है, उच्चारित होते हैं, तो जिह्वा का सबसे अंतिम वाला जो भाग होता है, जहाँ से जिह्वा स्टार्ट होती है, वहाँ से इन स्वरों का उच्चारण होता है। इसलिए इन 5 स्वरों को हम किसके अंतर्गत रख लिए, पश्च स्वर के अंतर्गत। मध्य स्वरों में कौन आ जाएगा, केवल अ आएगा। कौन आएगा, अ आएगा। अग्र स्वर में कितने स्वर आएंगे, 5 स्वर आएंगे। और पश्च स्वर में हम कितने देखेंगे, 5 स्वर। इनकी परिभाषा, वे स्वर जो जिह्वा के आगे वाले भाग से उच्चारित होते हैं अग्र स्वर कहलाते हैं। वे स्वर जो जिह्वा के मध्य वाले भाग से उच्चारित होते हैं मध्य स्वर कहलाते हैं। पश्च स्वर वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय जिह्वा का अंत या पश्च वाला भाग कार्य करता है, वहाँ पर होता है पश्च स्वर। और इनकी संख्या 5, मध्य स्वर की संख्या 1 और अग्र स्वर की संख्या 5 होती है। क्लियर है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। हम बढ़ते हैं अभी आगे, ठीक है। अगला प्रकार देखते हैं। अगला प्रकार हो जाएगा हमारा, इसी डायग्राम से हम दूसरा प्रकार देख लेंगे। तो देखो
दूसरा प्रकार हम क्या देखेंगे, तो देखो दूसरा प्रकार हम देखेंगे मुख द्वार व मुख विवर खुलने के आधार पर। हम क्या बोलेंगे, मुख द्वार व मुख विवर, मुख द्वार व मुख विवर खुलने के आधार पर, खुलने के आधार पर। ठीक है, एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पर मैंने जहाँ पर भी लिखा आधार आधार, तो ये जो शब्द है यहाँ पर ध के ऊपर से मैंने सीरो रेखा पूरी क्यों नहीं ली, इसके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा। ठीक है, तो देखो हमने क्या कहा, मुख द्वार व मुख विवर खुलने के आधार पर हम इसको बांटेंगे 4 भागों में। कितने भागों में वर्गीकृत करेंगे, 4 भागों में। पहला होगा संवृत, क्या कहेंगे इसको हम, संवृत। दूसरा हम बोलेंगे अर्ध संवृत, क्या बोलेंगे, अर्ध संवृत, क्या बोलेंगे, अर्ध संवृत। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे तीसरा भाग जो है इसे हम बोलते हैं अर्ध विवृत, क्या बोलते हैं, अर्ध विवृत कहा जाता है। और चौथे नंबर पर आता है विवृत, कौन सा, विवृत। ठीक है, कितने भागों में वर्गीकृत किया, मुख द्वार व मुख विवर खुलने के आधार पर हमने इसे बांटा है 4 भागों में। कितने भागों में बांटा, 4 भागों में। कौन कौन सा, संवृत, अर्ध संवृत, अर्ध विवृत और विवृत। ठीक है, देखो ये जो 4 नाम है, इन 4 नाम को हिंदी में क्या बोलते हैं और इंग्लिश में क्या बोलते हैं। ठीक है, इसके बारे में आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, और साथ ही साथ वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में शेयर भी करें। ठीक है, तो देखो मैं आप लोगों को ये चीज़, आपको एक प्रकार का होमवर्क है ये। ठीक है, ढूंढ के बताना है कि संवृत को हिंदी की सामान्य भाषा में या अपभ्रंश भाषा में, अपभ्रंश भाषा का मतलब होता है भाषा का बिगड़ा हुआ रूप, जो वर्तमान में हिंदी चल रही है उसे कहा जाता है अपभ्रंश भाषा। ठीक है, तो अपभ्रंश भाषा में संवृत को क्या बोलते हैं, अर्ध संवृत को क्या बोलते हैं, अर्ध विवृत को क्या बोलते हैं और विवृत को क्या बोलते हैं, ये चीज़ आपको बताना है। ठीक है, तो ये चीज़ है, क्लियर है। अब हम बात कर रहे थे स्वरों का वर्गीकरण, इसमें हम तीसरा पार्ट देख रहे हैं। तो मुझे ये बताओ, अब ये देखना है हमें कि संवृत होता क्या है। तो देखो संवृत जो है, संवृत जो है, देखो ये जो आमने सामने के स्वर जो होते हैं, इन स्वरों को कहा जाता है संवृत कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संवृत। जनरली मेरी जो ऑफलाइन की क्लास होती है वहाँ पर मैं बच्चों को बताता हूँ कि संवृत का अर्थ क्या होता है, लेकिन मैं आप लोगों को आज नहीं बताऊँगा। ये आपके लिए एक प्रकार का छोटा सा होमवर्क हो गया, तो आप बताएंगे मुझे कमेंट्स बॉक्स में। ठीक है, कमेंट्स बॉक्स में आप बताएंगे कि इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आप इतना बता दो इंग्लिश में क्या बोलते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये जो 2 स्वर होते हैं, इन 2 स्वर आमने सामने के स्वरों को कहा जाता है अर्ध संवृत कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अर्ध संवृत कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अर्ध संवृत कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अर्ध संवृत। ठीक है, क्लियर है। हम मैं आगे बढ़ता हूँ। तीसरा प्रकार हम देखेंगे ऐ और औ के साथ में अ जो है, इस प्रकार से मैं अगर त्रिभुज बना दूँ तो इस स्वर को हम बोलेंगे अर्ध विवृत। क्या बोलेंगे, अर्ध विवृत कहेंगे हम। क्या बोलेंगे, अर्ध विवृत बोलेंगे। ठीक है, मैं इधर लिख देता हूँ, स्पष्ट दिख नहीं रहा है, ये यहाँ लिखा हुआ है अर्ध विवृत। ठीक है, उसके बाद एकमात्र स्वर होता है आ, जिसे विवृत कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, विवृत। ठीक है, तो देखो अब आप लोगों को, आप जो बच्चा दिमाग लगाएगा उसको समझ में आ जाएगा सर ने जो पूछा है उसका अर्थ क्या होता है। मैं बता देता हूँ, अभी इसमें यहाँ पर बताना अनिवार्य हो जाएगा। ठीक है, छोटी ई और बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ, जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो मुख गुहा हमारी एक दूसरे के नज़दीक आती है, इसलिए हम इसको बोलेंगे संवृत। ठीक है, कैसे आती है, नज़दीक आती है। ठीक है, इसलिए हम इसको बोलेंगे संवृत। आगे देखते हैं अपन, आ जो है ये विवृत के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है, विवृत। ठीक है, तो ये होता है हमारा मुख द्वार व मुख विवर खुलने के आधार पर हमने कितने भागों में वर्गीकृत किया, 4 भाग, संवृत, अर्ध संवृत,
अर्धविवृत और विवृत। अच्छा, मैंने यहाँ पर क्या लिखा, संवृत अर्धसंवृत, उसके बाद विवृत लिखना था, फिर अर्धविवृत, लेकिन मैंने इसलिए लिखा क्योंकि ये आपकी सुविधा की दृष्टि से है। पहले हमने पढ़ा संवृत, फिर अर्धसंवृत, फिर अर्धविवृत और फिर विवृत, ये क्रम से जमे हुए, इसलिए मैंने आपको ऐसे लिखवा दिया। क्लियर है? ठीक है, तो ये चीज़ें थी अपन ने आज देखे, 3 प्रकार देखे। ठीक है दोस्तों, बाकी के जो शेष प्रकार इसके हैं, इसके बारे में अपन विस्तृत अध्ययन कल करेंगे। ठीक है, आज अपन यहीं तक रखते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो, ठीक है, तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी करें, और ऐसे बच्चों तक पहुंचाएं जो ऑफलाइन क्लास में आने के लिए सक्षम नहीं है या फिर दूर दराज में रहता है, ऐसे बच्चों तक ज़रूर पहुंचाएं। और धन्यवाद।